औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू दारुल यूट्यूब चैनल 6th class. It is our lecture number 9 and today I will teach you lesson number 4. The name of the lesson is Night and it is a poem. Today I will discuss with you poetry, the difference between poetry and prose, line and stanza, stress and intonation. Then I will solve the questions of pre-reading. Then I will do the reading. Then I will tell you the difficult words meaning of the lesson. फिर इसके बाद आप लोगों को मैं ट्रांसलेशन करवाऊँगी. ऐसा ट्रांसलेशन तो पोएम की पेपर में नहीं आती है, लेकिन आप लोगों को समरी उसकी लिखनी होती है. उसको समझने के लिए उसकी ट्रांसलेशन जो है वो ज़रूरी है, ताकि आप लोग को पता चले कि उसका क्या मीनिंग है, क्या मतलब है. फिर ही आप इस काबिल होगे कि आप इसको लिख सको. इसलिए मैं इसकी आप लोगों को ट्रांसलेशन करवाऊँगी. फिर इसके बाद हम इसकी करेंगे एक्सप्लेनेशन, और जो इसके क्वेश्चंस आते हैं लेसन्स में दिए होते हैं, इसके बाद इंशाल्लाह हम वो क्वेश्चन करेंगे. आप लोग सब अपनी बुक्स खोलें ताकि हमें इसको समझने में आसानी हो. जैसे कि मैंने आप लोग को बताया है कि ये हमारा लेसन जो है वो पोइम है. तो पोइम जो है वो किससे रिलेट करती है? पोइट्री से. तो व्हाट इज़ पोइट्री? पोइट्री क्या होती है? पोइट्री मतलब शायरी. तो इसकी डेफिनेशन मैं आपको बताऊंगी क्या मतलब है इसका. पोइट्री इज़ द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ लिटरेरी पीस बाय यूजिंग मेटाफर, सिम्बल्स, सिमिलीज़ का इस्तेमाल किया जाता है इसमें, और इसमें राइमिंग स्कीम होती है. सिंबल जैसे अब इसमें जब हम लेसन पढ़ेंगे, इसमें मून को जो है वो एक फ्लावर कहा गया है, सिंबल के तौर पर, अलामत के तौर पर इस्तेमाल किया गया है. इसके बाद हम इसकी अगर राइमिंग स्कीम देखें, तो राइमिंग स्कीम को देखने के लिए आई विल रीड आउट सम लाइन्स ऑफ द लेसन. द सन डिसेंडिंग इन द वेस्ट, the evening star does shine, the birds are silent in their nest. अब फर्स्ट लाइन में देखें एंड पे क्या लफ्ज़ आया है? वेस्ट. और थर्ड लाइन में देखें नेस्ट. ये सेम साउंड है, इसमें एक रिधम आ रही है. राइमिंग स्कीम इसको हम कहते हैं जब सेम साउंड हो. तो वेस्ट और नेस्ट, यहाँ पर एक हमें ये दो वर्ड मिल गए हैं जो राइमिंग स्कीम के हैं. इसके बाद सेकेंड लाइन को अगर देखें, द इवनिंग स्टार डज शाइन एंड आई मस्ट सीक फॉर माइन. अब यहाँ पर शाइन और माइन में रिधम आ रही है, ये सेम साउंड दे रहे हैं, ये यहाँ पे राइमिंग स्कीम आ रही है. इसके बाद आप देखें, द मून लाइक अ फ्लावर इन द हेवंस हाई बॉवर. फ्लावर और बॉवर, यहाँ पर आप लोग की राइमिंग स्कीम आप लोग देख सकते हैं इसमें. इसके बाद देखें, विद साइलेंट डिलाइट. नेक्स्ट लाइन है इसकी, विद साइलेंट डिलाइट सिट्स एंड स्माइल्स ऑन द नाइट. डिलाइट और नाइट, इसमें आप लोग को रिधम नज़र आ रही होगी, इसमें सेम साउंड है, राइमिंग स्कीम पाई जा रही है. अब आप लोग को कुछ आइडिया हो गया होगा कि राइमिंग स्कीम जो है वो पोइट्री में किस तरह से आती है. इसके अलावा पोइट्री में क्या होता है? बाय यूजिंग अ फ्यू वर्ड्स यू कैन प्रेजेंट अ ग्रेट आइडिया. अगर बहुत बड़ा आपके दिमाग में कोई तसव्वुर है, कोई ख्याल है, उसको पेश करने के लिए आप बहुत कम अल्फाज इस्तेमाल करते हो. सिर्फ चंद अल्फाज आप इस्तेमाल करके बहुत बड़े आइडिया को बयान कर सकते हो, लोगों तक पहुंचा सकते हो. बजाय कि आप पूरा मजमून लिखो, पूरी कहानी लिखो, इसकी बजाय अगर आप शेर लिखते हो तो वो आपकी बात जो है वो आसानी से दूसरों तक पहुँच जाती है. इसलिए शायरी का इस्तेमाल किया जाता है. इसके बाद आप देखें प्रोज. पोइट्री कर ली हमने, अब इसके बाद देखिए प्रोज. प्रोज का मतलब क्या? नसर. जैसे आप लोग के प्रीवियस आप लोगों ने लेसन किए हैं, लेसन नंबर 1, 2 और 3, ये तीनों जो हैं वो प्रोज स्टाइल में हैं. इसमें कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं है, इसमें कोई भी सिंबल्स का इस्तेमाल नहीं किया गया. आप लोग पहले लेसन में देखें, ये जो हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में था, इसका नेम था फेयर डीलिंग ऑफ हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुनसिफाना लेन देन, इसमें उनके वाक़यात बयान किए गए हैं. उसके बाद पैराग्राफ लेसन नंबर 2 देखें, वो भी आपकी प्रोज स्टाइल में है, सराउंडेड बाय ट्रैश. और लेसन नंबर 3 जो था, हमने कलाश के बारे में पढ़ा था जो कि क्लैटर था, वो भी प्रोज स्टाइल में था. आप लोग के एसेस, लेटर, स्टोरी, ये सब जो है वो प्रोज स्टाइल राइटिंग में ही आते हैं, यानी प्रोज स्टाइल में ही लिखे जाते हैं. इसमें कोई राइमिंग स्कीम नहीं होती, इसमें कोई सिंबल्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता. अब
आप लोग को उम्मीद करती हूँ कि समझ आ गई होगी कि पोइट्री और प्रोज क्या है, शायरी और नसर, ठीक है। इसके बाद है लाइन। व्हाट इज़ लाइन एंड व्हाट इज़ स्टैंजा। लाइन क्या होती है? रो ऑफ वर्ड्स, सिंबल्स और नंबर्स, ठीक है। कोई भी अल्फाज की रो हो सकती है, उसको हम लाइन कहते हैं। और इसके बाद स्टैंजा क्या होता है? स्टैंजा अ ग्रुप ऑफ लाइंस, एक लाइन होती है, उसके बाद अगर हम स्टैंजा पे आएँ तो ग्रुप ऑफ लाइंस जो है वो स्टैंजा होता है। एक सेपरेट स्टैंजा जो होता है वो एक आइडिया, फिर एक स्टैंजा जो हमें एक आइडिया के बारे में बताता है और दूसरा स्टैंजा जो है वो दूसरे आइडिया के बारे में। हम कह सकते हैं इट सेपरेट्स द आइडियाज़ इन द पोइम। अब जैसे पैराग्राफ दिए जाते हैं प्रोज में, डिफरेंट पैराग्राफ्स होते हैं। अब जैसे लेसन नंबर 1 की मैं दोबारा आप लोग को एग्जांपल दूंगी कि इसमें आप लोग के 6 पैराग्राफ्स हैं, साथ में मेंशन भी किया गया है पैराग्राफ नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 पैराग्राफ्स इसमें दिए गए हैं। अगर आप इस नज़म को देखते हो, लेसन नंबर 4 की इस पोइम को देखते हो, तो उसमें स्टैंजाज दिए गए हैं। इसमें जो लाइंस है वो ग्रुप ऑफ लाइंस जो है वो स्टैंजा कहलाती हैं। और इसके बाद जो लेसन है, लेसन में जो दिए जाती हैं लाइंस, उनको हम क्या कहते हैं? पैराग्राफ्स कहते हैं उनको हम। ओके, होप्स आप लोग को समझ आ गया कि स्टैंजा क्या होता है और लाइन क्या होती है। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं स्ट्रेस। स्ट्रेस का मतलब होता है दबाव, ज़ोर देना किसी, अब जैसे किसी वर्ड को हम ज़ोर दे के पढ़ते हैं, इसकी हम कह सकते हैं कि डेफिनेशन इस तरह से हम कर सकते हैं, वर्ड स्ट्रेस प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ इंग्लिश वर्ड। यानी अगर हम इंग्लिश में करेक्ट प्रोनाउंसिएशन चाहते हैं, उसका अच्छा तलफ़ुज़ हासिल करना चाहते हैं, हमें हो कि हम अच्छे से बोलें इसको, या हम किसी वर्ड की किसी पैराग्राफ में, किसी टेक्स्ट में उसकी वैल्यू को शो करना चाहते हैं, उस वर्ड को हम ज़ोर दे के पढ़ते हैं, तो उसको हम कहते हैं स्ट्रेस्ड वर्ड। स्ट्रेस्ड वर्ड, कुछ वर्ड्स जो होते हैं वो स्ट्रेस्ड होते हैं और कुछ पर जोर नहीं दिया जाता, उनको हम कहते हैं अनस्ट्रेस्ड। स्ट्रेस का मतलब आ गया दबाव। अब इसके बाद है इंटोनेशन। इंटोनेशन का मतलब है उतार चढ़ाव, आवाज़ का उतार चढ़ाव। अब कुछ 2 किस्म के होते हैं, राइजिंग और फॉलिंग। जब आप किसी टेक्स्ट को बुलंद आवाज़ से पढ़ेंगे तो ये पॉइंट में ही इस्तेमाल होती है, इंटोनेशन भी और स्ट्रेस भी। तो इसमें आवाज़ का जो है वो कभी बुलंद होती है, कभी धीमी पड़ती है, तो उस उतार चढ़ाव को हम इंटोनेशन कहते हैं। तो द पोइम्स बिकम्स मोर इंजॉयबल एंड मीनिंगफुल व्हेन इट इज़ रिसाइटेड विद प्रॉपर स्ट्रेस एंड इंटोनेशन। अगर आपको प्रॉपर इसका स्ट्रेस का पता है, इंटोनेशन का पता है, उसको अच्छे से पढ़ोगे तो वो आपके लिए ज़्यादा इंजॉयबल बन जाएगी, मीनिंगफुल बन जाएगी, और आपको पता लगेगा इसमें कौन सी चीज़ अहम है, कौन सी चीज़ वैल्यूएबल है, किस पे स्ट्रेस है, किस पे स्ट्रेस नहीं है। ओके, यहाँ तक हमारे इंटोनेशन तक हमारे कॉन्सेप्ट जो है वो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। अब इसके बाद है इसकी प्री रीडिंग में क्वेश्चन दिए गए हैं आप लोग को। व्हाट आर द साइंस ऑफ नाइट। जैसे कि आप लोग देखें यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा साइंस ऑफ नाइट क्या होते हैं। चाँद निकल आता है, सितारे निकल आते हैं आसमान पर, और हर तरफ जो है वो डार्कनेस प्रिवेल्स, हर तरफ अंधेरा छा जाता है, और परिंदे जो है वो चहचहाना छोड़ देते हैं, हर कोई आराम करता है, जो इंसानी सरगर्मियाँ हैं वो रुक जाती हैं, हर कोई जो है वो सुकून करता है। ये जब चाँद निकल आता है, सितारे निकल आते हैं, परिंदे चहचहाना छोड़ देते हैं, ये सब साइन क्या हैं? ये अलामात जो हैं वो रात की हैं, जब अंधेरा हर तरफ छा जाता है। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर था, व्हाट आर द साइंस ऑफ नाइट। तो अभी मैंने आप लोग को बताया ये साइंस ऑफ नाइट थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डे एंड नाइट। अब फ़र्क बताना है दिन और रात में क्या फ़र्क है। ये तो बहुत सा कॉमन सा क्वेश्चन है, आप लोगों को आता भी होगा कि दिन कब होता है और रात कब होती है। दिन कब होता है? जब सूरज निकल आता है, ठीक है। हर कोई जो है वो अपने कामों में मसरूफ़ हो जाते हैं, इंसानी सरगर्मियाँ, इवन जानवर जो हैं वो अपनी खुराक की तलाश में इधर उधर उड़ते फिरते नज़र आते हैं, हर कोई मसरूफ़ हो जाता है, हर कोई काम करता है, दिन की रोशनी होती है, सूरज निकलता है, ये सब साइन जो है वो इससे में पता लगता है कि दिन है। और रात कब होती है? जब सूरज गुरूब हो जाता है, अंधेरा छा जाता है, सितारे निकल आते हैं, चाँद जो है वो चमकना शुरू हो जाता है, और परिंदे जो हैं वो अपने घोंसलों में चले जाते हैं, वो चहचहाना छोड़ देते हैं। तो ये सब अलामात जो हैं वो
वो किस चीज़ की हैं, वो हैं ये रात की अलामात हैं। तो ज़ाहिर है अल्लाह ताला ने रात बनाई सुकून के लिए, आराम के लिए, इसलिए हर तरफ अंधेरा छा जाता है, लोग जो हैं वो इवन जानवर जो सब हैं वो आराम कर सकें। तो ये हमारा फ़र्क है इसका दिन और रात में। अभी इसकी हम कर लेते हैं, आपके लेसन नंबर 4 की रीडिंग कर लेते हैं। द सन डिसेंडिंग इन द वेस्ट, द इवनिंग स्टार डज शाइन, द बर्ड्स आर साइलेंट in their nest, and I must seek for mine. The moon like a flower in the heavens high bower, with silent delight sits and smiles on the night. इसके पोइट जो का नाम जो है वो है विलियम ब्लेक, यानी विलियम ब्लेक ने ये पोइम लिखी है अबाउट द नाइट। जैसे मैंने आप लोगों को बताया साइंस ऑफ द नाइट क्या होते हैं, व्हेन देयर इज़ मून, द मून starts to shine, the stars appear in the sky, and darkness prevails everywhere, and everyone takes rest, and the birds stop chirping. These are the signs of night. तो इसमें भी कुछ इसी तरह से उन्होंने बताया है कि रात कब होती है, उसकी क्या क्या अलामात हैं और रात को क्या क्या होता है, ये सब उन्होंने यहाँ पर डिटेल से बताया है। इसके बाद मैं आप लोग को इसकी ट्रांसलेशन करवाने से पहले इसके हम कर लेते हैं वर्ड्स मीनिंग, ताकि आप लोग की इसकी ट्रांसलेशन जो है वो करने में आसानी हो सके। इसके वर्ड्स मीनिंग करेंगे। ओके, सबसे पहले इसमें हम वर्ड देख लेते हैं क्या है। सबसे पहला वर्ड जो है वो है डिसेंडिंग। डिसेंडिंग का मतलब होता है उतरने वाला। डिसेंड होता है ना नीचे उतरना, नीचे की तरफ जाना, तो डिसेंड है उतरने वाला। ओके, अब इसके बाद है वेस्ट। वेस्ट का मतलब है मगरिब। ओके, नेक्स्ट वर्ड जो है वो है शाइन। शाइन का मतलब है चमकना। जैसे उन्होंने कहा कि सूरज है वो मगरिब में ग़ुरूब हो रहा है, यानी उतर रहा है, और शाइन क्या कर रहा है, ऑब्वियसली मून इज़ शाइनिंग, चाँद जो है वो चमक रहा है। इसके बाद है साइलेंट। साइलेंट का मतलब है खामोश। इस लाइन में जो उन्होंने कहा है द बर्ड्स आर साइलेंट, परिंदे जो हैं वो खामोश हैं, इन देयर नेस्ट, अपने घोंसलों में। इसके बाद अगली लाइन में जो डिफ़िकल्ट वर्ड आ रहा है वो है सीक। सीक का मतलब होता है तलाश करना। ओके, और अगली लाइन में है बॉवर। बॉवर का मतलब है प्राइवेट रूम, ज़ाती जगह। फिर आप देखें नेक्स्ट लाइन में वर्ड आ रहा है डिलाइट। डिलाइट का मतलब होता है खुशी। और अगले में है सिट्स। सिट्स का मतलब है बैठता है। ओके क्लास, ये हमारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे जो आपके लेसन में आएंगे। ये मैंने आप लोगों को पहले इसलिए लिखवा दिए कि जब आप इसकी ट्रांसलेशन करो तो इसको समझने में आप लोगों को आसानी हो। फर्स्ट लाइन पढ़ते हैं, द सन
डिसेंडिंग इन द वेस्ट। डिसेंडिंग जैसे कि मैंने आप लोग को बताया, डिसेंडिंग का मतलब है उतरने वाला, इन द वेस्ट मगरिब में। आप ऐसे करें, इसके मीनिंग्स जो है वो साथ साथ लिखते जाएं ताकि जब आप लोग दोबारा से इसको याद करें, आप लोगों को इसको याद करने में आसानी हो और आपने सारे वर्ड लिखे हों। इसलिए मैं आप लोगों को साथ साथ दोबारा से करवाऊंगी ताकि आप लोगों को लिखने में आसानी, क्योंकि लिखने में आप लोग को देर लगती है। मैं बोलती जाऊंगी, आप लिखते जाएं। फर्स्ट वर्ड क्या था? डिसेंडिंग, उतरने वाला। दूसरा था वेस्ट, मगरिब। द सन डिसेंडिंग इन द वेस्ट। सूरज जो है वो मगरिब में गुरूब हो रहा है। उतर रहा है मतलब कि गुरूब हो रहा है, जा रहा है। द इवनिंग स्टार डज शाइन। और शाम का सितारा जो है वो चमकता है। किस चीज़ की निशानी है? रात हो रही है, ठीक है। तो पहले सबसे उन्होंने बताया कि सूरज जो है वो मगरिब में गुरूब हो रहा है। उसके बाद उन्होंने बताया है कि शाम का सितारा जो है वो चमकता है। द बर्ड्स आर साइलेंट इन देयर नेस्ट। साइलेंट का मैंने आप लोगों को मीनिंग लिखवाया। साइलेंट का मतलब खामोश, यानी जो परिंदे हैं, द बर्ड्स आर साइलेंट, परिंदे खामोश हैं, इन देयर नेस्ट, अपने घोंसलों में। यानी कि अब वो चहचहा नहीं रहे, इधर उधर नहीं उड़ रहे, कोई काम नहीं कर रहे, कोई खुराक की तलाश नहीं कर रहे। वो सुकून आराम के लिए, नींद पूरी करने के लिए अपने घोंसलों में चले गए हैं ताकि वो रेस्ट कर सकें, बिकॉज इट इज़ नाइट एंड नाइट इज़ फॉर रेस्ट। एंड आई मस्ट सीक फॉर माइन। अब इसमें शायर कह रहा है कि जैसे परिंदे जो हैं वो अपने घोंसलों में चले गए हैं, वो आराम कर रहे हैं, अपने ठिकानों पे चले गए हैं, इसी तरह से आई मस्ट सीक। सीक का मतलब तलाश करना, सीख तलाश करना। तो वो कहता है कि मुझे भी अपने लिए कोई ठिकाना तलाश करना है जहाँ पे मैं आराम कर सकूँ, सुकून कर सकूँ, अपनी रात गुजार सकूँ सो के। तो एंड आई मस्ट सीक फॉर माइन। माइन मेरे अपने लिए, यानी मुझे अपने लिए भी कोई ठिकाना तलाश करना है। द मून लाइक अ फ्लावर। जो अब यहाँ पर उन्होंने अलामत इस्तेमाल की है चाँद के लिए, एक फूल की, कि फूल जो है वो उस पर आसमान पर, चाँद आसमान पर एक फूल की तरह नज़र आ रहा है। और इन द हेवन्स हाई बॉवर। बॉवर मतलब होता है ज़ाती जगह, यानी कि अपनी जगह पर वो ऊपर आसमान में क्या करता है, एक फूल की तरह। विद साइलेंट डिलाइट, खामोशी के साथ, खामोश मसरत के साथ। डिलाइट का मतलब था, बॉवर का मतलब ज़ाती जगह लिख लें, और डिलाइट का मतलब खुशी। विद साइलेंट डिलाइट, खामोश मसरत के साथ। सिट्स बैठता है, एंड स्माइल्स ऑन द नाइट, और रात पर मुस्कुराता है। यानी वो देखता है कि सब खामोशी है, हर तरफ सब सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं, उसको भी ये मंज़र जो है वो, चाँद को ये मंज़र बहुत अच्छा लग रहा है। वो भी आसमान पर बैठा ऐसे चमक रहा है, फूल की तरह नज़र आ रहा है और खुश है, स्माइल कर रहा है रात पर, रात के सुकून पर। उसको ये सब अच्छा लग रहा है, वो भी वहाँ पर बैठा स्माइल कर रहा है, खामोशी के साथ, खुशी के साथ उसको देख रहा है। यहाँ तक हमारी ट्रांसलेशन जो है वो कंप्लीट हो जाती है। नाउ आई विल टेल यू द एक्सप्लेनेशन ऑफ द लेसन। In the first line, the poet is saying that sun is setting in the west and the stars are appearing in the sky. The birds have stopped to chirp. They are not more chirping now, and the poet has also to look a place to take rest for him. And the moon, like a flower, shines in the sky and looks at the night and enjoys the time of night. ओके, होप सो आप लोग को इसकी समझ आ गई होगी कि इसमें सारा रात की डिस्क्रिप्शन है। इसके बाद इसका क्वेश्चन इसमें आप लोग को एक दिया हुआ है, व्हाट डज द मून लुक एट नाइट। अब यहाँ पर आप लोग को मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में बताया था, जिसको हम सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं। सबसे पहले जब आप लोगों ने कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है, यू हैव टू लुक व्हाट टेंस इज़ यूज्ड हेयर, कौन सा टेंस जो इसमें इस्तेमाल किया गया है। इसमें डस है, डस किस चीज़ को शो करता है, सिंपल प्रेजेंट को। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि यहाँ सिंपल प्रेजेंट आया है, तो यू हैव टू आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन ऑल्सो प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल प्रेजेंट। ओके, व्हाट डज द मून लुक लाइक एट नाइट, किस तरह का चाँद जो है वो रात को नज़र आता है। तो अब आप इसमें खुद देखें, आप लोगों ने लेसन पढ़ा है, इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करें कि इसका क्या आंसर हो सकता है, किस तरह का चाँद जो है वो नज़र आता है।
जी हाँ, देखिए अपने लेसन में तो देखें उन्होंने बताया हुआ है कि एक फूल की तरह नज़र आता है। अब आपने इसकी फॉर्मेशन बनानी है, आपने इसको खुद इसका आंसर बनाने की कोशिश करनी है कि आप लोग इसका खुद आंसर दे सको। उर्दू में तो आप लोग को पता लग गया, अब इसको इंग्लिश में किस तरह से करोगे। पहले सबसे आप लोगों ने देखना है कि कौन सा टेंस यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। अब उसको आंसर में आप लोगों ने वही टेंस इस्तेमाल करना है। मैंने आप लोगों को बता दिया कि यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट, अब आप लोग खुद इसका आंसर बनाने की कोशिश करें। मे भी किसी ने बना भी लिया हो तो चले मैं खुद आप लोगों को बता देती हूँ। व्हाट डज द मून लुक लाइक एट नाइट। इसका आंसर आप लोग को यहाँ से आएगा। द मून लुक है LOOK, लुक सिंगुलर, यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। अब मून जो है वो सिंगुलर नाउन है। सिंगुलर नाउन के साथ आप लोगों ने किस चीज़ का एडिशन करना है? यस, S और ES का। यहाँ पर आप लोगों ने इसका आंसर कैसे देना है? द मून लुक्स लाइक आ फ्लावर, एक फूल की तरह नज़र आता है, एट नाइट, रात को। ठीक है, अब ओके क्लास, ये हमारा यहाँ पर जो है वो लेसन कंप्लीट होता है। होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को इसमें कुछ और मुश्किल पेश आए तो आप लोगों को पता है कि आप लोगों की ऑनलाइन स्कूल होमिंग क्लासेस हो रही हैं। आप लोग अपनी टीचर से कंसल्ट कर सकते हैं। आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो, मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आप लोग को सब कॉन्सेप्ट जो वो क्लियर हो जाएँ, वर्ड्स मीनिंग भी आ जाए, कुछ ऐसा बाकी ना रहे। आप लोग उस जो असेसमेंट शीट्स आप लोग को दी जाएंगी, आप इसको खुद सॉल्व कर सको। अगर सपोज कुछ रह भी जाता है तो आप अपनी टीचर से के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।